अब देखिए वर्षा ऋतु का समय कब होता है? वर्षा ऋतु का समय जो है 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक होता है। और जून माह के बाद जैसे हमने आपको बताया कि टेम्परेचर रेस करने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है और बहुत सारे क्षेत्र टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। और ऐसे तो अप्रैल और मई माह में ही क्योंकि लू चलने लगती है, इसलिए का क्षेत्र, उत्तर भारत का क्षेत्र, पाकिस्तान, चीन का क्षेत्र, ये सब क्या हो जाते हैं, ये बहुत उच्च तापमान पर हो जाते हैं और यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट डेवलप हो जाती है टेम्परेचर के हाई होने से। जैसा कि आपके डायग्राम में भी दिखाया गया है, अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्र में ये पूरा रीजन बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला हो जाता है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि अब सूर्य लंबवत है, कहां? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर क्योंकि ये लंबवत है, इसलिए इस पूरे रीजन में आपके टेम्परेचर बहुत, सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके राजस्थान है। तो राजस्थान का नीचे भाग, फिर जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र, ये सब जितना क्षेत्र है, ये सब टेम्परेचर बहुत हो जाता है। और ज्यादा टेम्परेचर हो जाने की वजह से जगह जगह पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर रीजन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे लो प्रेशर रीजन जनरेट हो जाता है। अब जब यहाँ पर लो प्रेशर रीजन है, सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ हैं, तो तिरछी किरणें पहुंचती हैं कहां पे? हिंद महासागर में। तो ये हिंद महासागर होगा जो कि आपके पाया जाएगा, जिसमें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन सब जगह पे तिरछी किरणें, इसलिए यहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर कम होगा, उच्च दाब का क्षेत्र होगा, हाई प्रेशर रीजन होगा। तो ये पूरा हाई प्रेशर वाला रीजन, ये लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर पवनें ऊपर खींचती हैं, यहां से जो है आपके पवनें जो होंगी ये ऊपर की तरफ खींचेंगी। तो जितना भी आपके एक तरह से ये कहा जाए कि जितनी भी पवनें आपके एक तरह नीचे से ऊपर की ओर सब खींचेंगी, वजह क्या है? लो प्रेशर रीजन है। लेकिन ऊपर के आने पर पवनें ये सब फेरेल के नियम का अनुसरण करती हैं, फेरेल के फॉलो करती हैं। और फेरेल का लॉ क्या है? उत्तरी गोलार्ध की सभी जलधाराएं तथा पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ जाएंगी। तो नीचे से आने वाली पवनें ये सब क्या होती है? दाहिनी तरफ मुड़ती चली जाती है, तो फेरेल का नियम को फॉलो करती है। तो कोरियोलिस फोर्स के कारण, कोरियोलिस बल लगने के कारण फेरेल के नियम का अनुसरण होता है और सारी पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और जिसकी वजह से मानसून कुछ इधर की तरफ भी चला जाता है, कुछ इधर की तरफ चला जाता है। तो ये आर्द्रता युक्त पवनें, जिनके पास मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर वाली पवनें बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रही है और अपनी दिशा से दाहिनी ओर भागने की कोशिश करती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि दाब की मात्रा, अब इसमें क्या दिखाया गया है? जुलाई में दाब की मात्रा देखिए कितनी, जून जुलाई में कितना टेम्परेचर जो है आपके दाब की मात्रा जो है अंतर आता है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं दक्षिण भारत में 110 दाब है, जबकि ऊपरी भागों में 995 मिलीबार। तो ऐसी कंडीशन में क्या है? 995, 997, ये सब जो है आपके मिलीबार दाब है। तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में यहां पर दाब की कम, ये लो रीजन है, और यहां पर हाई प्रेशर रीजन है। तो हाई प्रेशर रीजन होने की वजह से ये सब देखिए, ये सारी की सारी पवनें ऐसे खींच रही हैं, ऊपर की तरफ आ रही हैं, ये सारी की सारी पवनें ऐसे खींचती हैं। तो ये दाबांतर के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण, तो यहां पे प्रेशर डिफरेंस, जैसे नीचे क्या दिखाया जा रहा है? नीचे लगभग 110 मिलीबार दाब है, ये 110 मिलीबार दाब जो है लगभग चल रहा है, जबकि उत्तर भारत के क्षेत्र में 995 मिलीबार दाब जो है आपके दिख रहा है। तो इसलिए जो है आपके फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर सारी पवनें आकर्षित होंगी, खिंचेंगी, और सब फेरेल के नियम का अनुसरण करेंगी, और फेरेल का अनुसरण करने की वजह से अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ती जाएंगी। तो नीचे से आने वाली पवनें ये सब दाहिनी तरफ ऐसे मुड़ रही है, ये ऐसे मुड़ रही है, ये ऐसे मुड़ रही है, तो ये सब पवनें ऐसे दाहिनी तरफ मुड़ के इस तरह से जाएंगी, और इस तरह से धीरे धीरे करके आपके मानसून ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। अब मानसूनी पवनें आकर्षित होने लगती हैं, भारत में, दक्षिण भारत में लगभग मानसून 1 जून को आ जाता है, और उत्तर भारत के क्षेत्र तक लगभग 15 जुलाई तक आपके एक तरह से पहुंचता है। अगर देखा जाए तो कंप्लीटली 1 जुलाई तक दिल्ली पहुंचता है, और फिर हम कह सकते हैं 15 जुलाई तक पूरे भारत में पहुंच जाता है। तो पूरे भारत में मानसूनी पवनें जो है पहुंचने का समय आप
मान सकते हैं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होता है लगभग, और 15 जुलाई के बाद से फिर जो है आपके एक तरह से बारिश शुरू होती है। तो लो प्रेशर रीजन कैसे मॉनसून ऊपर चढ़ता है, अगर हम देखें तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बेसिकली जो आपके दाब है, यहां पे अगर आप देखेंगे यहां तक मॉनसूनी पवनें पहुंच चुकी हैं, कहां, 1 जून को, 5 जून को, इसको कलर कर दें, 5 जून को ये पवनें पहुंच चुकी हैं यहां तक, ये 5 जून का समय है। तो यहां से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठती जा रही है। 10 जून को यहां तक जो है पवनें पहुंच जाती हैं। तो अगर आप देखेंगे 1 जून को पहुंच चुकी है कन्याकुमारी तटों पर, कन्याकुमारी तट से ऊपर की तरफ बढ़ चुकी है। इधर की तरफ से बंगाल की खाड़ी से भी मानसून आ रहा है और इधर से अरब सागर की तरफ से भी, जिसकी वजह से ये मानसूनी पवनें ऊपर की ओर खिंचती चली जा रही हैं। 5 जून तक लगभग आपके एक तरह से बांग्लादेश तक पहुंच जाता है ये, और कर्नाटक के क्षेत्र तक। 10 जून तक लगभग ये कोलकाता पहुंच जाता है, पश्चिम बंगाल में एंटर कर जाता है इधर, और इधर जो है आपके मुंबई क्षेत्र में पहुंच जाता है 10 जून को। 15 जून तक ये आपके गुजरात के क्षेत्र में पहुंच जाता है और यहां पर बिहार तक पहुंच जाता है। इधर से आने वाला मानसून ये बिहार तक पहुंच जाता है, बिहार के बेल्ट में पहुंच जाता है 1 जुलाई तक। अब 1 जुलाई तक जो है आपके मानसून पहुंच जाता है दिल्ली होता हुआ, दिल्ली की पूरी रीजन को कवर करता है, और फिर उसके बाद 15 जुलाई तक यहां पे पहुंच जाता है। और 15 जून तक जो है आपके कहां तक पहुंचा था, ये पहुंच चुका था बिहार। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में यहां से एंटर करता है। 25 जून तक जो है आपके एक तरह से 25 जून तक जो है आपके एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाता है। 1 जुलाई तक ये पहुंचता है दिल्ली, ये दिल्ली का पूरा बेल्ट हो जाता है 1 जुलाई तक, 1 जुलाई तक, और फिर 15 जुलाई तक ये पूरा भारत तक पहुंच जाता है। इसलिए पूरी मानसूनी पवनें धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चलती चली जाती हैं। और ये पवनें जो आ रही हैं, इनको अगर आप देखें किधर से आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। तो कुछ पवनें ऐसे आ रही हैं, कुछ पवनें ऐसे आ रही हैं। ये दो तरफ से पवनें आ रही हैं। ये पवनें 2 भाग में बढ़ गई हैं। यहां पर है क्या, यहां पर है पश्चिम घाट और यहां पर है पूर्वी घाट। पश्चिम और पूर्वी घाट के होने की वजह से ये मॉइस्चर लेडन विंड है, इनके पास आर्द्रता बहुत ज्यादा है। आर्द्रता होने की वजह से है, भारी होने की वजह से बहुत ऊपर नहीं है, नीचे नीचे चल रही है, इसलिए इन पहाड़ियों को पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन पहाड़ियों के होने की वजह से 2 भाग में बढ़ जाता है। तो कुछ मानसून इधर की तरफ से जो है आपके आता है अरब सागर की ओर से, कुछ बंगाल की खाड़ी चला जाता है। तो 1 जून के बाद मानसूनी पवनें 2 भाग में बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जो है आपके 2 तरह से हम लोग यहाँ मानसून पढ़ते हैं। तो एक बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा होती है, एक अरब सागर की मानसूनी शाखा होती है। अब अगर हम देखें तो 2 तरह की मानसूनी पवनें हो गई। अब यहां पर क्या है कि मानसूनी पवनें आपके अरब सागर मानसूनी शाखा है, अरब सागर मानसूनी शाखा चलती है, और ये अरेबियन सी से देखिए अरब सागर मानसूनी शाखा जो है आगे की तरफ जा रही है, जबकि बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा ऐसे एंटर करती है भारत में। ये इनकी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन से ये आगे की तरफ बढ़ती है इस तरह से। और ये आप देख रहे हैं कि जो आपके एक तरह से दिखाया गया है कि कैसे जो है आपके मानसून जो है आपके आगे बढ़ता है। अब इसमें एक चीज देख लें, इस मानसून को कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। पहले तो शब्द आया मानसून, मौसम शब्द से बना है, और मौसम शब्द का मतलब क्या होता है, मौसम शब्द का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड मतलब अगर ऋतु में कोई चेंज होती है, अगर कोई परिवर्तन होता है मौसम में अगर पवनें अपनी दिशा में परिवर्तन कर लें, तो ऐसी आर्द्रता युक्त पवनों को क्या कहा जाता है, ये सब मानसूनी पवनें। जैसे सितंबर माह तक 15 जून से 15 सितंबर तक भारत में प्रवेश करेंगी ये, लेकिन 15 सितंबर के बाद से वापस लौट जाएंगी। मानसून जैसे ही आपके टेम्परेचर चेंज हुआ भारत में, वैसे जो है ये वापस लौटना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि जो जलवायु है, ऋतु है, उसकी वजह से चेंज कर रही है अपने डायरेक्शन को, इसीलिए इसको मौसम शब्द से प्रदर्शित किया जा रहा है। तो ये मौसम शब्द से प्रदर्शित हो रहा है या मौसम शब्द से
आपके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से भारत के मानसून को अगर हम लोग देखें तो इस तरह से एंटर करता है आगे की तरफ। और ये मानसून नॉर्मली क्या है, अगर आप देखें तो दिशा ये है दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ज्यादातर पवनें ऐसे जा रही हैं इस दिशा में। कहां से आ रही हैं? दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से आ रही हैं, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो भारत में एंटर करने वाला मानसून किस दिशा से पवनें आ रही हैं? दक्षिण पश्चिम से, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ये साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाएगा, जो इस तरह से आगे की तरफ आगे बढ़ता है। तो साउथ वेस्ट मानसून इसको कहते हैं, इसीलिए क्योंकि ये इस दिशा में इस तरह से बढ़ता है। अब जो डायरेक्शन दिखाया गया है, अगर आप देखें तो अरब सागर मानसूनी शाखा से अब अरेबियन सी की तरफ से इधर से मानसून आएगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से इस तरफ से मानसून चढ़ करके आगे की तरफ बढ़ता है। दोनों की दिशाएं अपना अलग अलग हैं, दोनों के आपके मार्ग अलग अलग हैं, और इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं कि देखिए कहाँ पे क्या क्या चीजें या किस तरह से आपके ये मानसून चढ़ता है। तो ये मानसून धीरे 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 धीरे, जैसे हमने आपको बताया 1 जून को आपके कन्याकुमारी तटों पर पहुंच जाता है, फिर उसके बाद 5 जून तक जो है आपके ये इधर की तरफ जो है बांग्लादेश और यहाँ कर्नाटक पहुंच जाता है। 10 जून तक लगभग आपके मुंबई के पास पहुंचने लगता है और ये पहुंच जाता है कोलकाता। 15 जून तक जो है आपके गुजरात टच कर देता है और पूर्वी बिहार तक आ जाता है। फिर 20 जून को बिहार के पश्चिमी भाग तक आ जाता है ये। फिर 25 जून को जो है आपके उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाता है। 25 जून के बाद जो है आप देखते हैं ये एंटर करता है। 30 जून तक लगभग जो है आपके एक तरह से उत्तर प्रदेश के जो है पश्चिमी भागों तक आप पहुंच जाता है। 1 जुलाई तक लगभग जो है आपके दिल्ली पहुंच जाता है। फिर इसी तरह से आपके 15 जुलाई तक लगभग मानसून यहाँ पर पहुंच जाता है। तो ये जो है आपके एक तरह से मानसून कैसे कैसे ऊपर की तरफ उठता है, इसको इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो मानसूनी पवनें इस तरह से रेस करती हैं, ऊपर की तरफ चलती हैं, और जिसकी वजह से जो है मानसून जो है आपके इस तरह से एंटर करता है। तो इसमें अगर हम देखें, अब मानसून की बात आती है, तो यहां से अगर हम लोग देखें, एक होता है बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा, एक होती है अरब सागर मानसूनी शाखा। अरब सागर मानसूनी शाखा हमने जैसे आपको बताया कि ये आगे की तरफ बढ़ती है और लगभग 10 जुलाई तक ये पहुंच जाती है, 10 जून तक लगभग जो है मुंबई तक, 10 जून तक, फिर 15 जून तक लगभग गुजरात को कवर कर लेती है। गुजरात के रीजन में आपकी मानसून पहुंच जाता है। और यहां से आने वाला मानसून पश्चिम घाट पहाड़ियों से अगर देखा जाए तो पश्चिम घाट पहाड़ियों से टकरा करके, क्योंकि यहीं पर पश्चिम घाट पहाड़ियां हैं, इधर से आता है, टकरा करके खूब वर्षा करता है। तो पश्चिमी भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है, वर्षा हो जाती है। तो पश्चिम तटीय क्षेत्र में जो मानसून आगे की तरफ बढ़ता है और जो भारत में प्रवेश करता है, दक्षिण भारत के मध्यवर्ती भागों में जब जाता है तो ये शुष्क हो जाता है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि पवनों ने पश्चिम घाट के पश्चिमी ढालों से टकरा करके अपनी सारी बारिश जो है आपके पश्चिम तट पर गिरा दी, और इसलिए अब उठ करके आगे की ओर बढ़ने वाली जो पवन है ये कंपैरेटिवली शुष्क हो गई, इसलिए कम मात्रा में यहां पर आंतरिक भागों में वर्षा होती है, जबकि पश्चिम तटीय क्षेत्र खूब वर्षा प्राप्त करते हैं। और खास तौर से मुंबई के क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है, इस टाइम बहुत ज्यादा वर्षा होती है, क्योंकि पूरा मानसून अपनी संपूर्ण आर्द्रता लेकर के आता है, जिसने कहीं पर भी वर्षा नहीं की, सीधे यही कर रहा है, इसलिए आर्द्रता आती जाती है अरब सागर से और यहां पर वर्षा करती चली जाती है इस पश्चिम घाट के होने की वजह से। तो मुंबई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है, महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों में जो है बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, गुजरात में बारिश बहुत ज्यादा होने लगती है, और ये जो है आपके एक तरह से 15 जून के बाद से आपके गुजरात के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश होती है। और यही जो मानसूनी पवनें हैं ये आपके एक तरह से बारिश करती हुई जिन्होंने आपके एक तरह से केरल के तटीय क्षेत्र से कर्नाटक के जो है करारा तटीय क्षेत्र में वर्षा किया, फिर जो है आपके गोवा और महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपके जो है कोंकण तटों पर जो है आपकी बारिश किया, फिर इसके बाद ये पहुंचती हैं गुजरात, 15 जो है जून तक लगभग पहुंच जाती हैं, और जून से जुलाई माह तक जो है आपकी राजस्थान होती हुई
लगभग लगभग 1 जुलाई तक दिल्ली पहुंच जाती है। अब आगे की ओर बढ़ने वाली मानसून जो मुंबई, महाराष्ट्र और जो है आपके गुजरात के क्षेत्र में वर्षा करता हुआ जा रहा है, इससे सारी वर्षा तटीय क्षेत्र में गिरा दी। अब आगे बढ़ने वाला मानसून शुष्क हो गया और रास्ते में कोई अवरोध भी नहीं। यहां पर एक पर्वत पड़ता है, वो है अरावली, और अरावली भी उसी दिशा में है जिस दिशा में पवनें जाती है, इसलिए अवरोध नहीं है। तो इसलिए उसी के सहारे आगे की तरफ मानसूनी पवनें बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए बहुत कम बारिश होती है राजस्थान के क्षेत्र और पूर्वी जो है आपके राजस्थान के क्षेत्र में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बहुत कम बारिश करती हुई ये पहुंच जाती है 1 जुलाई तक जो है आपके दिल्ली। तो ये तो होती है अरब सागर मानसूनी शाखा। तो अरेबियन सी जो है आपके एक तरह से अरेबियन सी आने वाला जो आपके मानसून होता है उसका इफेक्ट है। अब जो नीचे से आने वाली मानसूनी पवनें होती हैं जो आपके एक तरह से बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली पवनें, जैसे हमने कहा, हम लोग ने देखा कि ये जो है लगभग 5 जून तक ये पहुंच जाती हैं बांग्लादेश, और लगभग 15 जो है आपके 10 जून तक जो है लगभग ये पहुंच जाती हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में वर्षा करती आगे की तरफ ये बढ़ती हैं और जो है आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते, बिहार तक पहुंचते पहुंचते 15 जून कर देती हैं। 15 जून के बाद धीरे धीरे करके ये जो है आपके मानसून आगे की तरफ बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाता है 15 जून के बाद से, पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते 25 जून हो जाता है और ये भी 1 जुलाई तक लगभग दिल्ली पहुंच जाता है। तो 1 जुलाई तक लगभग दोनों मानसूनी पवनें आकर के मिल जाती हैं और ये सारा का सारा पवनें जो है नीचे से जो आ रही हैं ये यहां पर बहुत मूसलाधार वर्षा करती हैं। अब जो बंगाल की खाड़ी में आने वाले मानसूनी पवनें हैं ये क्या होती हैं, ये जब यहां पहुंचती हैं तो 2 भाग में बढ़ जाती हैं। एक तो उत्तर प्रदेश और जो है बिहार के क्षेत्र की तरफ यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र है, दूसरा जो है आपके चाइना और अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर सीमांत के राज्यों में निम्न दाब का क्षेत्र है। और पूर्वोत्तर सीमांत के राज्यों में जो निम्न दाब का क्षेत्र होता है ये पवनों को ज्यादा इधर खींच लेता है और खींचने की वजह से कुछ पवनें ऐसे चली जाती हैं और ये जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती हैं, यहां पे है मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। ये गारो, खासी, जयंतिया है। तो मानसूनी पवनें जब जाती हैं बांग्लादेश से होती है मेघालय बहुत ऊंचा है तो पवनों को ऐसे उठना पड़ता है, उठ करके तब एंटर करती हैं और ये पवनें जब पहुंचती हैं यहाँ पे तो यहाँ पर 3 पहाड़ियां, तीनों तरफ से घिरी हुई पहाड़ियां हैं, ये गारो, खासी, जयंतिया। और गारो, खासी, जयंतिया के बीच में ये सारी जो मानसूनी पवनें होती हैं ये फंस जाती हैं और फंसने की वजह से अपनी सारी आर्द्रता वर्षा के रूप में गिराने लगती हैं। तो मानसूनी पवनें पहुंचती जाती हैं और गिराती जाती हैं। कुछ पवनें जो आगे की तरफ बढ़ जाती हैं ये ब्रह्मपुत्र की गहरी घाटी में पहुंच जाती है, दोनों तरफ पर्वतीय क्षेत्र हैं और इन पर्वतीय क्षेत्र से टकरा करके ब्रह्मपुत्र में बहुत मूसलाधार वर्षा करती हैं पूरे असम के क्षेत्र में। तो असम में भी बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है। जाने वाला जो मानसून है ये आपके ब्रह्मपुत्र घाटी में के दोनों ओर पहाड़ियों से टकरा करके खूब वर्षा करता है, जिसकी वजह से असम में बाढ़ आ जाती है सबसे पहले। तो सबसे पहले असम में और बिहार में ये जो है आपके बाढ़ की स्थिति विद्यमान होती है। तो असम का क्षेत्र बाढ़ में डूबने लगता है तो सबसे पहले बाढ़ यहीं पर आती है असम में। वजह ये होता है कि ये मानसूनी पवनें यहां से पहुंचती हैं और जो गारो, खासी, जयंतिया से फंस करके मेघालय में आपके एक तरह से बारिश होती है। तो मेघालय राज्य को अब मेघ और आलय यहां पर नामकरण जो किया गया है इस राज्य का किस लिए किया गया है, मेघ मतलब होता है बादल, आलय मतलब होता है स्थान, अर्थात जहां पर बादलों का स्थान हो या बादलों के रहने की जगह हो, यहां पर पूरे वक्त बादल रहते हैं और खूब मूसलाधार वर्षा होती है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र यही बन जाता है विश्व में। भारत में तो है ही है, भारत का आर्द्रतम स्थान है, विश्व का भी ये आर्द्रतम पठार है जिसको मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है या शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो मेघालय पठार या शिलोंग पठार ये विश्व का तथा भारत का आर्द्रतम स्थान के रूप में पाया जाता है और यहाँ पर खूब मूसलाधार वर्षा होती है इस जगह पे। और इसी जगह पर अगर देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, यह है मऊ सिनराम नामक क्षेत्र। तो मऊ सिनराम नामक क्षेत्र जो होता है, मऊ सिन
राम। अब इसको हिंदी में बहुत सारी किताबों में मासिन राम, मानिस राम, अलग अलग नामों से जाना जाता है। ना मानिस है ना मासिन है, जहां जहां हिंदी किताबों में लिखा हुआ गलत है। ये इसका स्थान का नाम है मौसिन राम नामक स्थान, मौसिन नामक क्षेत्र होता है। तो मौसिन राम नामक क्षेत्र में यहां पर मूसलाधार वर्षा होती है और इस मूसलाधार वर्षा की वजह से ये विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान हो जाता है, सबसे ज्यादा वर्षा यहां हो जाती है। और यहीं पर पाया जाता है एक और स्थान जिसका नाम है चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी में ज्यादा वर्षा हुआ करती थी, लेकिन अब मौसिन राम नामक स्थान पर ज्यादा होती है। तो चेरापूंजी में वर्षा कम क्यों हो गई, उसका क्या कारण है? वहां पर कारण सिर्फ है आपके इस जगह पर जो है आपके वनों की कटौती, वनों को काट करके वहां बस्ती बस गई, वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए गए, जिसकी वजह से जब वन कट जाते हैं तो पेड़ पौधों से, क्योंकि पेड़ पौधे वाले स्थान जो होते हैं, पेड़ पौधों से आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों निकलती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है आपके एक तरह से पेड़ पौधे, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड टेम्परेचर को बढ़ाती है और जिसकी वजह से उस रीजन में लो प्रेशर रीजन जनरेट होता है टेम्परेचर बढ़े होने की वजह से। जब पेड़ों की कटौती ज्यादा हो जाती है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में वहां नहीं पर जो है एग्जिस्ट कर पाती, जिसकी वजह से लो प्रेशर रीजन बहुत देर तक नहीं बन पाता। तो यहां पर यही हुआ कि पहले चेरापूंजी सबसे ज्यादा आर्द्रतम स्थान था और सबसे ज्यादा वर्षा हुआ करती थी, लेकिन आज विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान मौसिन राम नामक क्षेत्र हो गया, जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होने लगी। तो इस तरह से जैसे अक्सर जो है आपके ये चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं है ये आपके चेंज हर साल जो है आपके, ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं पूछा जाता ऑन एन एवरेज, लेकिन जो है आपके लगभग ऑन एन एवरेज अगर मान लीजिए 36 सालों तक किसी स्थान पर लगातार सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो विश्व का सबसे आर्द्रतम, सबसे शुष्कतम, सबसे अधिक तापमान, सबसे कम तापमान, इन सब जो है आपके एक तरह से आंकड़े 1 साल 2 साल के जो है आंकड़ों पर नहीं दिया जाता ये कि अगर किसी वर्ष मान लीजिए कि जो है आपके विश्व का अल अजीजिया नामक क्षेत्र विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र है। अब कहीं किसी विश्व के किसी स्थान पर अगर कहीं पर किसी वर्ष अगर तापमान अल अजीजिया से ज्यादा कहीं हो गया तो ऐसा नहीं कि अल अजीजिया स्थान से हट जाएगा। 1 साल के या 2 साल के या 3 साल के टेम्परेचर बढ़ने से कोई गर्म स्थान नहीं जो है अपना बना लेता, जब तक कि 36 सालों का औसत एटलीस्ट लिया जाता है। 36 सालों का औसत कम से कम जो ये पैमाना बना हुआ है ये आपके एक तरह से मौसम विज्ञान बनाता है। तो मौसम विज्ञान ने बनाया है कि जहां पर 36 सालों का एवरेज टेम्परेचर जहां का विश्व का सर्वाधिक होगा वही सर्वाधिक तापमान वाला स्थान होगा। तो औसत तापमान की बात है, किसी एक साल में अगर कहीं तापमान ज्यादा हो गया, किसी एक साल में कहीं वर्षा ज्यादा हो गई, तो इसके मतलब इस बेसिस पे हम ये नहीं कहेंगे कि इस साल यहाँ पे सर्वाधिक तापमान नहीं है, यहाँ तापमान ज्यादा हो गया इसलिए सबसे गर्म स्थान ये होगा, ऐसा नहीं। सबसे गर्म स्थान अगर स्थान मिल गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरे स्थान को 36 सालों का औसत उससे ऊपर लाना पड़ेगा, तब वो जाकर के उस नाम को रिप्लेस कर पाएगा। तो नाम ऐसे रिप्लेस नहीं होते, तो नाम के रिप्लेसमेंट के लिए 1 साल 2 साल के डेटा नहीं देखे जाते, 36 साल का एवरेज देखा जाता है। और कुछ जगहों पर या कुछ मानों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे 72 साल का जो है एवरेज देखा जाता है, लेकिन नॉर्मली जो वर्षा का क्षेत्र है, वर्षा का क्षेत्र 36 सालों का एवरेज लिया जाता है और उसी बेसिस पर आपके सर्वाधिक वर्षा और कम वर्षा का निर्धारण किया जाता है। तो इसीलिए अक्सर क्या होता है कि मौसिन राम नामक स्थान पे कम वर्षा होती है, चेरापूंजी में कभी बढ़ जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते उस साल हम ये नहीं कह सकते कि हाँ चेरापूंजी विश्व का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान है, बदलेगा नहीं आंकड़ा। भले ही उस साल ज्यादा वर्षा हो जाएगी चेरापूंजी में, लेकिन वो विश्व के दूसरे स्थान पे ही रहेगा चेरापूंजी, भले ही ज्यादा वर्षा हो जाए। तो उस साल की ज्यादा वर्षा हो सकती है लेकिन आर्द्रतम स्थान नहीं हुआ। आर्द्रतम स्थान की प्लेस वो तब बनाएगा जब 36 सालों तक लगातार उसका जो है आपकी वर्षा ज्यादा रहेगी। तो इसलिए जो है आपके इस जगह पर मेघालय जो होता है ये बहुत ही ज्यादा मूसलाधार वर्षा करता है। तो यहां से जो मानसूनी पवनें हैं, मानसूनी पवनें 3 भाग में बढ़ जाती हैं बंगाल की खाड़ी से। कुछ पवनें चली जाती है म्यांमार के क्षेत्र में, और आपको पता है कि जो म्यांमार का क्षेत्र है, म्यांमार में जब जाती हैं तो यहीं पर योमा पहाड़ियां हैं, योमा पहाड़ियों से टकरा के खूब वर्षा करती हैं। दूसरा मानसूनी पवनों का भाग चला गया आपके मेघालय असम की ओर,
जो कि आपके जाता है, जो मूसलाधार वर्षा करता है, और तीसरा भाग इधर की तरफ मुड़ जाता है। और ये जो मुड़ता है ये आपके धीरे धीरे पहुंचता है जुलाई माह तक। उसके बाद दोनों तरह से पवनें आ रही हैं और फिर सारी की सारी पवनें 15 जुलाई तक का समय ले लेती हैं। 15 जुलाई तक लगभग। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत में जो हिमालय है, इस हिमालय की भी बहुत बड़ी देन है कि हिमालय जो आपके पाया जाता है, हिमालय की वजह से भी भारत में वर्षा रुकी होती है। अगर हिमालय नहीं होता तो यहां से ज्यादा निम्न दाब तिब्बत के पठार पे होता है, सारी की सारी मानसूनी पवनें तिब्बत में चली जाती हैं और तिब्बत में वर्षा करने लगती। लेकिन हिमालय कभी कभी, जैसे आपके सिविल में अगर आप देखें तो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके हिमालय भारत के लिए वरदान स्वरूप है, इसकी व्याख्या कीजिए। अब जैसे इसकी व्याख्या करने के लिए आया है और वरदान स्वरूप है, कैसे आप व्याख्या करेंगे? तो बहुत मानों में आपके ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे ठंडी शीत लहरें, ठंड के दिनों में जो शीत लहरें होती हैं वो आपके एक तरह से चल करके आती हैं और वो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा गिरा देती हैं। हिमालय की वजह से आपकी जितनी शीत लहरें उत्तरी क्षेत्रों से आ रही हैं, उत्तरी ध्रुवी क्षेत्र से, उन सब को हिमालय रोक देता है, जिसकी वजह से भारत में बहुत निम्न तापमान नहीं होने पाता, भारत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अन्यथा हिमालय अगर नहीं होता तो उत्तर भारत से जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं, जेट पवनें जो कि आपके ठंडी पवनें होती हैं, ये आपके भारत में एंटर करती है और पूरे क्षेत्र को जो है आपके एक तरह से बहुत ठंडा कर देती। तो शीत ऋतु में वहां से एक तरह से हमें रुकावट होती है। फिर वर्षा ऋतु में अगर हिमालय नहीं होता, सारी आर्द्रता जो है आपके तिब्बत चली जाती, चाइना चली जाती और वहां वर्षा करती। लेकिन हिमालय वरदान स्वरूप है। हिमालय क्या करता है, अत्यधिक ऊंचाई होने की वजह से ये आर्द्रता युक्त पवनें हिमालय नहीं डाक पाती, इसलिए हिमालय से टकरा करके वापस आके पूरे भारत में फैल जाती है। तो पूरे भारत में फैल जाती हैं और फैलने की वजह से पूरे भारत में एक साथ वर्षा शुरू हो जाती है। ये 15 जुलाई से लेकर के 15 सितंबर तक ये 2 माह की अत्यधिक वर्षा होती है। तो 15 सितंबर तक लगातार वर्षा होती रहती है। कब तक वर्षा होती रहेगी? जब तक पवनें आती रहेंगी। 15 सितंबर के बाद से पवनें आना बंद हो जाएंगी। क्यों बंद हो जाएंगी? उसकी भी वजह है। तो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो पवनें आ रही हैं, जो वर्षा कर रही, उसे क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, जो कि भारत में प्रवेश करता है और 2 माह की अत्यधिक वर्षा करता है। तो अत्यधिक वर्षा की वजह से आपके ये पूरा क्षेत्र जो है आपके वर्षा प्राप्त करता है, जो कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक की वर्षा होती है। और इस 15 जुलाई से 15 सितंबर तक की जो वर्षा भारत में हो रही है, इसी के द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में जो है आपके एक तरह से सर्वाधिक वर्षा किसकी वजह से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, या फिर संवाहिनी पवनों से, या चक्रवातों से। तो इस तरह से 4 ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून जो आपके वर्षा करता है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये वर्षा जो है अधिकांश भारत के क्षेत्र में होती है। भारत के सभी अधिकांश क्षेत्र में आपके ये वर्षा पाई जाती है। तो इसलिए अगर हम लोग देखें तो भारत के क्षेत्र में ये वर्षा पूरे भारत में हो रही है इस समय। इसलिए ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो भारत के जितना भी भाग है, जितना भी क्षेत्र है, वो सब वर्षा प्राप्त करता है। और इसी समय पूरे साल भर में सबसे ज्यादा आर्द्रतम स्थान यही हो जाता है, या यही प्लेस हो जाता है। तो इसलिए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो है आपके एक तरह से जो वर्षा हुई, इसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा कहते हैं। तो अब अगर हम देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा कब तक हो रही है? सितंबर तक। सितंबर के बाद क्या होगा? सितंबर माह तक वर्षा हुई। अब 2 वजह से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। कैसे बनेगा या किस तरह से बनता है वो देखें। अब देखिए सितंबर माह में अगर हम देखें तो भारत का क्षेत्र है, इंडिया का रीजन, भारत में एक तो 2 माह से लगातार वर्षा हो रही है। अप्रैल मई जून माह में जो लू चली थी,
जिसने भारत की भूमि को तपा दिया था, तो उस तपिश को ये वर्षा कम कर देती है। और ये वर्षा जो 2 माह की होती है, 2 माह की वर्षा की वजह से धीरे धीरे करके टेम्परेचर गिरने लगता है। तो भारत का तापमान सितंबर माह से गिरने लगता है। क्यों? 2 कारणों से। एक तो वर्षा की वजह से। वर्षा क्या करती है? टेम्परेचर को, जो गर्मी होती है, जो जितनी भी आपके पृथ्वी की जो आपके तपी है गर्मी के दिनों में, उसकी तपिश को खत्म करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है कि 15 सितंबर तक विषुवत रेखा पर आ गई, और विषुवत रेखा पे आने की वजह से भारत में तिरछा प्रकाश जा रहा है। इसके बाद अब भारत के दक्षिण से ऐसे सूर्य की किरणें आ रही हैं। सूर्य की किरणें ऐसे होने की वजह से लंबवत किरणें यहां पड़ रही हैं, तिरछी किरणें यहां पड़ रही हैं। तो 2 वजहों से भारत का तापमान गिर जाता है। पहली वजह 2 माह की अत्यधिक वर्षा, जिसने तपिश को खत्म कर दिया। दूसरा कारण भारत में तिरछा प्रकाश पहुंचना। अब सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पहुंच रही हैं, अब सूर्य का तिरछा प्रकाश पहुंच रहा है। दिन छोटे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सूर्य फिर से, सूर्य की लंबवत किरणें दूर जा रही हैं भारत से, तो दूर चलती चली जाती। तो अब जैसे हमने देखा था, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो आपके टेम्परेचर था वो किस माह में था? ये मई जून माह में होता है, जिस समय सूर्य का लंबवत प्रकाश जो है आपके, या लंबवत जो ऊष्मा होती है वो आपके भारत के भूमि पर पड़ती है। लेकिन सितंबर माह तक आते आते, क्योंकि दक्षिण में अब जो है आपके एक तरह से सूर्य की लंबवत किरणें आ गई हैं, जिसकी वजह से लंबवत किरणें पड़ रही हैं बंगाल की खाड़ी पर, लंबवत किरणें पड़ रही हैं हिंद महासागर में, लंबवत किरणें पड़ रही हैं आपके अरब सागर में। तो ये सारी चीज, ये आप कह सकते हैं संपूर्ण हिंद महासागर में। बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर है, अलग नहीं है। हिंद महासागर जैसे हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था, ऐसा नहीं कि हिंद महासागर सिर्फ नीचे है भारत के, तो हिंद महासागर का ही हिस्सा है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी एक स्पेसिफिक रीजन को कहा गया हिंद महासागर के। हिंद महासागर ये भी है, अरब सागर जिसको हम लोग कहते हैं। तो अरेबियन सी भी क्या है? इंडियन ओशन ही है। तो ओशन क्या होता है? ओशन जो होता है कलेक्शन ऑफ सीज होता है, जहां पर समुद्रों का समूह होता है। तो समुद्रों के समूह को ही महासागर कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, यहां बंगाल की खाड़ी है और यहां पर अरब सागर है, यहां पर भी हिंद महासागर है, यहां पर भी हिंद महासागर है, दक्षिण में भी हिंद महासागर है, हर जगह हिंद महासागर है। लेकिन इस हिंद महासागर को कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी, इस हिंद महासागर के भाग को कह रहे हैं अरब सागर। तो भारत में टेम्परेचर कम, जिसकी वजह से क्या है कि उत्तर भारत के क्षेत्र में टेम्परेचर कम होने की वजह से अब उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा है, हाई प्रेशर रीजन, यहां हाई प्रेशर रीजन बन रहा है। जबकि लंबवत प्रकाश कहां है? हिंद महासागर में, और जिसकी वजह से निम्न दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर रीजन यहां बन रहा है। और लो प्रेशर रीजन बनने की वजह से अब क्या होगा? हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, पवनें इधर की तरफ आकर्षित होंगी। अब पवनें आकर्षित होने की वजह से क्या होता है? अब ये पवनें फिर से फेरेल के नियम का अनुसरण करेंगी, और फेरेल के नियम का अनुसरण करके ये अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित होती चली जाएगी, इसलिए इस दिशा में वापस लौटती हैं। ये इस दिशा में मॉनसून वापस लौटता है, मॉनसून की रिट्रीटिंग होती है। तो रिट्रीट करने का मतलब होता है पीछे हटना। जैसे हम लोग कहते हैं जैसे युद्ध होता है, वॉर होता है, तो जो सेना हारती है वो रिट्रीट करती है। रिट्रीट करने का मतलब पीछे हटती है। उसी तरह मॉनसून जो आगे बढ़ा था अब वो पीछे हट रहा है। तो मॉनसून का पीछे हटना, इसी को कहा जाता है भारत में शरद ऋतु। तो ये शरद ऋतु क्या है? मॉनसून का पीछे हटना। कब से कब तक? 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक ये शरद ऋतु होती है, जब मॉनसून धीरे धीरे करके भारत को छोड़ता रहता है। अब भारत को छोड़ते छोड़ते, ये सितंबर माह के बाद से छोड़ते छोड़ते, जैसे 1 अक्टूबर तक यहां पहुंच गया, 15 अक्टूबर तक यहां पहुंच गया, 15 नवंबर तक यहां पहुंच गया, 15 दिसंबर तक यहां तक पहुंच जाता है। तो पूरा सितंबर, नवंबर, दिसंबर माह हो जाता है इसको वापस लौटते लौटते। और लगभग ऐसे तो अगर हम देखें उत्तर भारत के क्षेत्र से अक्टूबर माह से के बाद जो है मौसम शुष्क हो जाएगा। अक्टूबर माह में तक जो है मुख्य भूमि से मानसून चला जाता है। लेकिन दक्षिण भारत और बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, जैसे जहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या फिर लक्षद्वीप है इधर, तो लक्षद्वीप और अंडमान और दक्षिण भारत के क्षेत्र में ये इसका प्रभाव क्या होता है? नवंबर दिसंबर माह में भी लगातार बना रहता है। ये लगातार मानसून का प्रभाव बना रहता है, जो कि इस तरह से आपके आता है। और इसी समय सितंबर माह में ही
आपके एक तरह से क्या होते हैं, चक्रवात विकसित होते हैं। और ये चक्रवात जो विकसित होते हैं ये हिंद महासागर, क्योंकि लो प्रेशर रीजन है, और आपने पढ़ा था लो प्रेशर रीजन, तो हमने आपको पढ़ाया था जब चक्रवात का टॉपिक आपने पढ़ा था साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स ऑफ इंडिया एंड साइक्लोन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो पूरे विश्व के साइक्लोन्स को किस किस नाम से जाना जाता है, कैसे विकसित होते हैं। तो इस समय सितंबर माह में क्योंकि निम्न दाब का क्षेत्र जल के ऊपर स्थापित हो गया है, तो जल पर स्थापित होने से पवनें तेज गति से आएंगी और घूमेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बाउंडर बनने लगते हैं, तो हिंद महासागर में चक्रवातों का विकास होने लगता है। और यही चक्रवात क्या होते हैं, भारत के तटीय क्षेत्र में आपके एक तरह से मूसलाधार वर्षा करने लगते हैं। तो तटीय क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं कि अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह में खूब चक्रवात आते हैं। अक्सर देखिए आप न्यूज में आप देखते हैं चेतावनी दी जा रही है कि नवंबर माह में यहाँ पर जो है आपके वर्षा जो है आपके मछुआरों को अक्सर जो है आप देखिए न्यूज में सुनिए कि आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, केरल के मछुआरों को एक चेतावनी दी जाती है कि जो है समुद्र में बहुत अंदर ना जाए मछली पकड़ने, क्योंकि तूफान उठ रहे हैं, चक्रवात आ रहे, तो ये चक्रवाती समय होता है। तो दक्षिण भारत का क्षेत्र ऐसा नहीं कि मानसूनी पवनों से अक्टूबर माह के बाद से निपट जाता है, जबकि उत्तर भारत और मध्य भारत तक लगभग मानसूनी पवनें छोड़ देती हैं, लेकिन जो मानसून का और प्लस चक्रवात का प्रभाव होता है वो दक्षिण भारत में दिसंबर माह तक बना रहता है, और दिसंबर माह तक मानसून पीछे लौटता है। इसी पीछे लौटने की प्रक्रिया को रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं मानसून निवर्तन। तो ये जो है मानसून का पीछे लौटना, तो ये जो है शरद ऋतु के नाम से जो है आपके जाना जाता है। तो भारत में क्या होता है, अब सितंबर माह के बाद मौसम फिर शुष्क हो गया, कोई बारिश नहीं होगी, भारत की मुख्य भूमि पर बारिश खत्म। अब सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह में बारिश कहां होगी, सिर्फ 3 जगह पे, पूर्वी तट पे जाने वाला मानसून पश्चिमी तट पर वर्षा करता है, पूर्वी तट सूखा रहता है, लेकिन वापस लौटने वाला मानसून पश्चिमी तट पर वर्षा नहीं करता, क्योंकि मानसूनी पवनें आएंगी चली जाएंगी, शुष्क पवनें आती हैं और इधर से गुजर जाती हैं। तो पश्चिम तटीय क्षेत्र में कहीं वर्षा नहीं होगी, कहीं पर भी वर्षा नहीं होती, लेकिन पूर्वी तटीय क्षेत्र में आपकी वर्षा होती है। लौटने वाला मानसून पूर्वी तटीय क्षेत्र में वर्षा करता है, और जो कि आपके कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। जाने वाला मानसून क्या करता है, तो ये आपके केरल के तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। केरल का तटीय क्षेत्र जो होता है ये सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन लौटने वाला मानसून क्या करता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होने लगती है आपके कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। जबकि चक्रवाती वर्षा, सर्वाधिक चक्रवात कहां थे, उड़ीसा में, चक्रवाती वर्षा उड़ीसा में होती है, जो कि आपके यहाँ पे पाई जाती है। और भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, इन 3 स्थानों पर जो है आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर माह वर्षा होती रहती है, और ये मानसूनी पवनें जो है धीरे धीरे करके वापस लौटती रहती है। उत्तर भारत में क्या होगा, 15 सितंबर के बाद से मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा, कोई बारिश नहीं होगी, किसी तरह का कोई जो है आपके मौसम नहीं खराब होगा। ये क्या होगा, ये मौसम जो है आपके एक तरह से उसी तरह से बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपके ये सारी चीजें जो है आपके यहां पर देखने को मिलता है कि जो जितने भी मानसून है ये सब के सब वापस लौटता है। तो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र जो आपके होता है, ये उत्तर भारत के क्षेत्र में अगर देखें तो बहुत ज्यादा बारिश जो है आपके बारिश नहीं होती, लौटने वाला मानसून क्योंकि शुष्क है बारिश नहीं करेगा। अब क्या होगा, जो सूर्य की लंबवत किरण है धीरे धीरे हमसे दूर जा रही है, दूर जाने की वजह से धीरे धीरे तिरछी किरणें होती चली जाती है। तिरछी किरणें होने से क्या है कि दिन छोटे होते जाते हैं, रात बड़ी होती जाती है। दिन छोटे हो रहे हैं, रात बड़ी हो रही है, सिर्फ इतना काम हो रहा है। दिसंबर माह तक यही होता रहेगा। तो दिसंबर माह तक आपके एक तरह से ये होता है जो कि आपके उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र या मध्य भारत के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो वर्षा आपके एक तरह से बिल्कुल नहीं होगी, शुष्क हो चुका है मौसम। इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ क्या होगा, दिन छोटे होते जाएंगे, रात बड़ी होती जाएगी, और डे बाय डे टेम्परेचर कम होता जाएगा सितंबर माह के बाद से। तो सितंबर से कम तापमान अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर से कम नवंबर में हो जाएगा, नवंबर से कम दिसंबर में हो जाएगा टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि सूर्य भारत से दूर जा रहा है, सूर्य की लंबवत किरणें, और सूर्य की लंबवत किरणें जो है आपके एक तरह से वापस लौटती हैं। तो ये जो है वापस लौटने का समय होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है,
और खास तौर से जो है आपके एक तरह से अगर देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपने पढ़ा भी था जिस समय हम जलधाराएं पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि एल नीनो भारतीय मॉनसून को सर्वाधिक प्रभावित करती है। और हमने आपको उस टॉपिक में बताया था कि भारत की मॉनसून को कैसे प्रभावित करती है। जब हम भारत का मॉनसून पढ़ेंगे उस समय हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। तो इस तरह से तो मॉनसून आया, वापस गया, लेकिन क्या इसी तरह हमेशा आता है? तो एक टॉपिक आता है सिविल सर्विसेज में लिखने को, तो भारतीय मॉनसून पर एल नीनो का प्रभाव, इसको लिखें आप। तो एल नीनो का प्रभाव जब आप लिखते हैं तो एल नीनो का प्रभाव कैसे लिखेंगे? जब आपको जो है आपकी चीजें क्लियर हो। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोग को ये सारी चीजें बहुत क्लियर वे में समझनी है, क्या है और कैसे जो है आप प्रभाव डालती है। तो विश्व स्तर पर में होता है और किस तरह से जो है आपके ये प्रभावित होता है भारत। आपने पढ़ा जो मानसूनी पवनें आती हैं। अब होता क्या है कि जो 21 मार्च सूर्य विषुवत रेखा पर, 21 जून कर्क रेखा पर, 23 सितंबर विषुवत रेखा पर, 22 दिसंबर मकर रेखा पर, इस तरह से सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं। अब होता क्या है कि भारत जैसे ही आपके एक तरह से जो मानसूनी पवनें हैं, एल नीनो आपने पढ़ा था, एल नीनो जलधाराएं कैसे चलती थी? एल नीनो जलधाराएं जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से चल करके कहां पे, ऑस्ट्रेलिया होती हुई इंडोनेशिया पहुंच जाती थी। इंडोनेशिया ये है, इंडोनेशिया पहुंच जाती थी। अब क्योंकि भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बनता जा रहा है, निम्न दाब के क्षेत्र की वजह से नीचे से मानसूनी पवनें आ रही हैं। ये मानसूनी पवनें आ रही हैं, यहां पे मानसूनी पवनें हैं, यहां मानसूनी पवनें आ रही हैं। इसी समय एल नीनो यहां पे आगमन करती है। एल नीनो आपने पढ़ा था कि एल नीनो पवनें दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्र से होती हुई ऑस्ट्रेलिया होती हुई जो आपके एक तरह से इंडोनेशिया का क्षेत्र है, वहां पे मूसलाधार वर्षा करती थी, बिजली भी गिरा देती थी। हर वर्ष वहां पर जो है आपके वनों में आग लग जाती है, मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगलों में। क्यों लग जाती है? क्योंकि वहां पे बिजली गिरती है, बिजली गिर के आग लग जाती है। तो इतनी और सारी आर्द्रता एल नीनो पवनें यहां पर गिरा देती है। अब जिस समय मानसून के आने का समय है, मानसून का जब आने का समय है, मानसून के आने का समय, उसी समय एल नीनो का भी आने का समय है। एल नीनो ने अपनी सारी आर्द्रता गिरा दी है, इंडोनेशिया में इसने सारी आर्द्रता गिरा दी वर्षा के रूप में। अब वर्षा के रूप में इंडोनेशिया को पूरी वर्षा मिल चुकी है। अब एल नीनो शुष्क हो गई, आगे की तरफ बढ़ रही है। इधर से आ रही है मानसून, इधर से आ रही है एल नीनो। मानसूनी पवनों के पास आर्द्रता का भंडार, अत्यधिक आर्द्रता, और एल नीनो के पास आर्द्रता की कमी। एक शुष्क पवन एक आर्द्र पवन से मिल रही है, ड्राई एयर मॉइस्ट एयर से मिल रही है। और जब दोनों पवनें मिलती हैं, एल नीनो जो शुष्क पवन है, ये मानसूनी पवनों की आर्द्रता को खींच लेती है। शुष्क होने की वजह से अपने अंदर ग्रहण कर लेती है जल को, और जब अपने अंदर जल को ग्रहण कर लेगी तो मानसूनी पवनें जो आर्द्रता से भरी होती हैं, ये क्या हो जाती है? ये आपके एक तरह से इनकी मॉइस्चर कम हो जाता है, आर्द्रता कम हो जाती है। अब इनकी आर्द्रता कम हो गई, तो अब जो जाने वाला मानसून है ये कमजोर मानसून होता है, फीबल मानसून इसको कहा जाता है। तो अब ये क्या है? ये कमजोर मानसून है जो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो एल नीनो ने क्या किया? आती हुई मानसूनी पवनों से आर्द्रता छीन ली, और इस आर्द्रता को छीनने की वजह से अब एल नीनो के पास पुनः आर्द्रता आ गई। और जबकि जाने वाली ये पवनें होती हैं, ये क्या है इनके पास, और एल नीनो को आर्द्रता छीनने की जो है आपके एक तरह से क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए क्योंकि वो शुष्क हो चुकी है और लगातार विषुवत रेखी क्षेत्र चल के आ रही, इसलिए गर्म बहुत है, और गर्म होने के पास इनकी क्षमता ज्यादा होती है आर्द्रता को ग्रहण करने की।
इसीलिए जब एल नीनो एंटर करती है, एल नीनो जलधारा के साथ, एल नीनो पवने जो है एल नीनो जलधारा के साथ एंटर करती हैं, हिंद महासागर में जैसे ही एंटर करती हैं, तो आपने पढ़ा था क्या था कि एल नीनो जैसे ही हिंद महासागर में एंटर करती है, टेम्परेचर तेजी से बढ़ाने लगती है, यहां की मछलियां और जितने भी जीव होते हैं सब भागते हैं तेजी से और जो है इसका पानी दौड़ाता है एल नीनो का। तो एल नीनो टेम्परेचर बढ़ाती चली जाती है, जैसे से एंटर करती चली जाती है, हिंद महासागर के अंदर प्रवेश करती चली जाएगी, सारे मछली भागते चले जाते हैं पूरे क्षेत्र से, और जो आपके इसके चपेट में आ जाते हैं सब मर जाते हैं। इतना टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर होने की वजह से एक तरह से औसत तापमान हिंद महासागर का बढ़ जाता है। और इसीलिए आपने क्या पढ़ा था, जलधाराओं के टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कि एल नीनो के आगमन से हिंद महासागर को बुखार आ जाता है। ये प्रश्न आपके पूछा गया था, हिंद महासागर को बुखार किसके कारण आता है? बुखार आने का तात्पर्य क्या है? औसत तापमान, औसत जल के तापमान में वृद्धि हो जाना, औसत जल का तापमान बढ़ जाता है, तो ये औसत जल का तापमान जो है आपके इंक्रीज हो जाता है, हिंद महासागर को बुखार आ जाता है एल नीनो आगमन की वजह से। तो एल नीनो पवने जब आती हैं तो ये जो है एक तरह से जाने वाली ये पवने, ये ऐसी पवने होती हैं जो आपके एल नीनो पवनों के आने से मानसूनी पवने प्रभावित होती हैं। इसका मतलब जब मानसूनी पवनों की आर्द्रता अब एल नीनो ने छीन ली, अब एल नीनो ने छीनी जो आपके एक तरह से आर्द्रता, जिसकी वजह से आगे बढ़ने वाला मानसून क्या हो गया? कमजोर हो गया। इसको फीबल मानसून कहते हैं। और ये कमजोर मानसून जब एंटर करता है भारत में और जैसे से आगे की तरफ बढ़ता है तो कुछ वर्षा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, इन सब में करता हुआ बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाता है, क्योंकि जितनी आर्द्रता थी एक तो एल नीनो ने छीन ली, बाकी जो बची वो यहां पे वर्षा करता हुआ चला आ रहा है। तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा वर्षा, फिर उससे कम पश्चिम बंगाल, उससे कम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो गया। इसके मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो है आपके मध्य प्रदेश और जो आपके हरियाणा और पंजाब और दिल्ली का क्षेत्र है वहां पे बारिश ही नहीं हुई। इसीलिए पश्चिमी स्थित राज्यों में सूखा पड़ जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि भारत में सूखा पड़ गया, ड्राउट कंडीशंस आ जाती हैं, क्योंकि पश्चिम की ओर से अरब सागर मानसूनी शाखा से आपने देखा था कि बहुत ज्यादा वर्षा आंतरिक भागों को नहीं मिलती, शुष्क पवने हैं, मेन वर्षा इधर से मिलती है। लेकिन इसने भी क्या कर दिया, एल नीनो ने मानसूनी पवने छीन ली, आर्द्रता छीन ली, इसके पास भी आर्द्रता कम हो गई, तो भारत में एंटर करने वाला जो मानसून है ये कमजोर मानसून एंटर किया। और इस कमजोर मानसून के एंटर करने की वजह से क्या है कि भारत में वर्षा की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई कंपैरेटिवली। इसलिए वर्षा की मात्रा धीरे धीरे करके आपके गिरने लगती है, कम होने लगती है, और पश्चिम तक आते आते मानसून शुष्क हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो है आपके सूखा पड़ गया। सूखा कहां पड़ता है? हमेशा पश्चिमी स्थित राज्यों में। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि पूर्वी स्थित किसी राज्य में सूखा पड़ गया, असम में सूखा पड़ गया, पश्चिम बंगाल में सूखा पड़ गया, बिहार में सूखा पड़ गया, नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ जाता है, मध्य प्रदेश में सूखा पड़ जाता है, राजस्थान में सूखा पड़ जाता है, हरियाणा में सूखा पड़ जाता है, पंजाब में सूखा पड़ जाता है, दिल्ली में सूखा पड़ जाता है। तो ये क्या है, ये आपके एक तरह से डाउट कंडीशंस कहां होते हैं? पश्चिमी स्थित स्थानों पर। क्यों? क्योंकि मानसून जो आ रहा है वो कमजोर मानसून है। तो एक तो मानसून ने, एक तो क्या हुआ, कमजोर मानसून पहुंचा। दूसरा एल नीनो का प्रभाव देखिए क्या है। एल नीनो के आते ही, जैसे ही एल नीनो आई, इसका टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये इसकी भी, मानसूनी पवनों का भी तापमान बढ़ा देती। जब गर्म पवन जो है आपके मिलेगी तो इसका भी तापमान बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ जाने से निम्न दाब हो गया। अभी यहां हाई प्रेशर था, यहां निम्न दाब था, जिसकी वजह से उच्च से निम्न दाब की ओर ये चल रहा था। अब यहां पर 110 मिलीबार, यहां पे 995 मिलीबार। जैसे ही एल नीनो ने इनको जो है मानसूनी पवनों को टच किया, मानसूनी जो दाब 110 दाब था वो क्या हो गया, वो 980 मिली दाब हो गया, कम हो गया दाब। अब 980 मिली दाब ये है, या 900, आप ये कह सकते हैं 1000 मिली दाब, अगर मान लीजिए 1000 मिली दाब हो गया। जो 110 था वो 1000 हो गया। अब 1000 था यहां मिली दाब और यहां पे 995 है, तो कितने मिलीबार का अंतर आया? 5 मिलीबार का। केवल
पहले कितनी मिलीबार का अंतर था? 110 यहां था, 995 यहां था, तो पहले 15 मिलीबार का अंतर था, तो ये दाब अंतर था। अब क्या हो गया? अब ये 5 मिलीबार का अंतर हो गया। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने से निम्न दाब होता है, इसलिए जो 110 मिलीबार था वो क्या हो गया? 1000 मिलीबार में कन्वर्ट हो गया। अब 1000 मिलीबार में कन्वर्ट हो गया, 5 मिलीबार का अंतर। दाबांतर कम होने से आकर्षण कम हो जाता है, आकर्षण कम होने से पवनें क्या होंगी? जितनी खिंचाव हो रहा था वो कम हो गया, जिसकी वजह से अब पवनें धीमी चलेंगी। तो अक्सर आप देखते होंगे मॉनसून लेट हो गया, सुना जाता है ना। तो मॉनसून क्यों लेट हो जाता है? मॉनसून लेट होने की वजह क्या है? एल नीनो का आगमन। भारत में सूखा पड़ने का कारण क्या है? एल नीनो का आगमन। तो एल नीनो की वजह से मॉनसून लेट हो रहा है। कैसे लेट हो रहा है? एल नीनो आई, मॉनसूनी पवनों के तापमान को बढ़ा दिया, तापमान के बढ़ते ही दाब घट गया, 110 मिलीबार से 1000 मिलीबार हो गया। अब 110 और 995 यहां 15 मिलीबार का अंतर था, जिसकी वजह से आकर्षण ज्यादा था पवनों का, उच्च से हाई, उच्च से निम्न की तरफ, हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। लेकिन जब 110 से 1000 मिलीबार ये हो गया, 1000 मिलीबार ये, 995 यहां, अब सिर्फ 5 मिलीबार का अंतर है। आकर्षण कम हो जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, तो जो निर्धारित समय पहुंचना चाहिए मॉनसून को, क्या निर्धारित समय पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। जब निर्धारित समय पे नहीं पहुंचेगा, इसके मतलब मॉनसून क्या हो रहा है? लेट हो गया। तो अक्सर आप देखते होंगे न्यूज में बताया जाता है ना कि मॉनसून 1 हफ्ता लेट हो गया, मॉनसून 4 दिन लेट हो गया, मॉनसून 8 दिन लेट हो गया। मॉनसून के लेट होने का कारण क्या है? एल नीनो का आगमन। भारत में सूखा पड़ने का कारण क्या है? एल नीनो का आगमन। तो एल नीनो इस तरह से प्रभाव डालती है। लेकिन जिस वर्ष एल नीनो नहीं आती, एल नीनो जिस वर्ष नहीं आती, उस वर्ष सही समय पर मॉनसून पहुंचेगा। मॉनसून की संपूर्ण आर्द्रता भारत में पहुंचती है, और संपूर्ण आर्द्रता पहुंचने की वजह से मूसलाधार वर्षा होती है, और मूसलाधार वर्षा होने की वजह से हर जगह पे बारिश हो रही है, कहीं सूखा नहीं पड़ रहा है। अब भारत में आपको पता है ढाल है, भारत का पश्चिमी भाग जो पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, ये पंजाब हरियाणा का क्षेत्र जो आपके वेस्टर्न रीजन में है, ये कितना है? ये समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा, और जबकि बांग्लादेश क्या है? 50 मीटर ऊंचा। इधर ढाल पड़ती है, तो जितनी बारिश होती है सब के सब बह के नीचे आ जाती है और निम्नवर्ती भाग में भर जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? जब मूसलाधार वर्षा होगी तो बाढ़ की स्थिति विद्यमान होती है। बाढ़ की स्थिति कहां विद्यमान होगी? बाढ़ की स्थिति विद्यमान इस तरह से होती है कि पूर्वी स्थित क्षेत्र में पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाते हैं। बाढ़ कहां पे आएगी? जैसे हमने कहा असम में, बिहार के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, ये सब पूर्वी स्थित राज्यों में बाढ़ की स्थिति विद्यमान हो जाती है। तो सूखा कहां पे बताया? सूखा कहां पड़ेगा? पश्चिमी स्थित भागों में, और यहां पर क्या है? बाढ़ की स्थिति विद्यमान है। तो बाढ़ जैसा क्षेत्र जो है आपके ये डेवलप हो जाता है। तो दोनों ही चीज एल नीनो की वजह से हो रही है। एल नीनो नहीं आएगी तो पूर्वी स्थित राज्यों में बाढ़ आएगी, और अगर एल नीनो आ गई तो दो चीजें होंगी। एक तो मानसून लेट हो गया, लेट होने का कारण हमने आपको बताया। लेट कैसे हो जाता है? अत्यधिक तापमान की पवनें जब इस तापमान से मिलती हैं, मानसूनी पवनों से मिलती हैं, तो मानसूनी पवनों के तापमान को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाने से दाबांतर कम हो जाता है, और दाबांतर कम होने से प्रेशर डिफरेंस, तो हमने एक्सप्लेन किया कि आकर्षण कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है इनकी। इसलिए जिस निर्धारित स्थान पे जहां तक जिस तरह से पहुंचना चाहिए, उस निर्धारित समय पर ये मानसूनी पवनें नहीं पहुंच पाती, और जब ये नहीं पहुंच पाती तो इसके मतलब मानसून लेट हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि तीनों पवनों ने अपनी सारी आर्द्रता इंडोनेशिया मलेशिया के क्षेत्र में गिरा दिया था, और जिसकी वजह से इंडोनेशिया मलेशिया में मूसलाधार वर्षा हुई थी, और उसके बाद एल नीनो जब चली तो शुष्क हो गई एक तरह से। मानसूनी पवनें कहीं बारिश नहीं किया है, हिंद महासागर से आर्द्रता लेके चल रही हैं, महासागर के ऊपर से पूरी आर्द्रता ग्रहण करके चल रही हैं। एल नीनो सूखी और जितनी भी मानसूनी पवनें आर्द्र, दोनों मिलने के बाद मानसूनी पवनों की आर्द्रता एल नीनो ने खींच लिया। एल नीनो ने जैसे ही खींचा, मानसूनी पवनों की आर्द्रता कम हो गई। मानसूनी पवनों की आर्द्रता कम हो जाने की वजह से अब क्या हुई? मानसून जो है आपके कंपैरेटिवली शुष्क हो गया।
जैसे ही शुष्क हुआ तो अब आगे बढ़ने वाला मानसून क्या होता चला जाएगा, अपने आप कम जो है आपके बारिश कम करता चला जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, कमजोर मानसून, फीबल मानसून जो है भारत में एंटर करता है। और उस समय हमने आपको बताया कि पूर्वी स्थित राज्यों में तो थोड़ी बहुत वर्षा होती है, लेकिन पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते मानसून शुष्क हो जाता है, इसलिए वहां पर वर्षा नगण्य मात्र हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में वर्षा का मान क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है और सूखा पड़ जाता है पश्चिमी स्थित राज्यों में। तो भारत में अगर सूखे की स्थिति विद्यमान है, एल नीनो उसका कारण है। भारत में मॉनसून लेट आ रहा है, उसका कारण क्या है, वो भी एल नीनो का कारण है। और एल नीनो ना आने की वजह से भारत में ज्यादा वर्षा होने की वजह से बाढ़ आती है। या तो भारत में बाढ़ आएगी और या भारत में सूखा पड़ेगा, दोनों एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, बीच की कोई चीज नहीं होती। तो हर साल या तो बाढ़ आनी है और या फिर जो है आपकी एक तरह से सूखा पड़ना है। तो जिस वर्ष बाढ़ आएगी उस वक्त सूखा नहीं पड़ेगा, और जिस वर्ष जो है आपके सूखा पड़ेगा उस वर्ष बाढ़ नहीं आती। तो दोनों ही रीजन है, क्योंकि एल नीनो का आगमन सीधे सीधे क्या है कि एल नीनो के आगमन से जो है बारिश ज्यादा नहीं होगी, बाढ़ नहीं आएगी, ना के बराबर आएगी और सूखा पड़ेगा। एल नीनो नहीं आई इसके मतलब सूखा नहीं पड़ेगा, पूरे भारत में वर्षा होगी और खास तौर से पूर्वी स्थित राज्यों में जो निम्नवर्ती भाग है वहां पे बाढ़ का पानी भर जाता है और बढ़ने की वजह से निम्नवर्ती भाग में जल्दी नहीं निकल पाता, जो जिसकी वजह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है आपके डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो मॉनसून का आना और जाना ये निम्न दाब और उच्च दाब के वजह से हो रहा है, और उच्च दाब और निम्न दाब की वजह से जब ये आपके ये सारी चीजें हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से दाबांतर बन रहा है और दाबांतर की वजह से ही पवनों का आकर्षण होता है। तो पवनें आकर्षित होती हैं और आपके एक तरफ से बढ़ती हैं। तो भारत में मानसून आता है, एल नीनो का क्या प्रभाव है, सिविल सर्विसेज का ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए हमने डीपली आपको पूरे जो है कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझाया है कि कभी भी अगर सिविल सर्विसेज आप दें तो आप जो है आपके एक तरह से जब इसको टॉपिक कहा जाए कि भारतीय मॉनसून पर एल नीनो का प्रभाव पर लिखिए तो आप बेहतरीन तरीके से लिख सके, क्योंकि ये जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है जिस तरह से, ये कहीं पर आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज दिमाग में बैठा लीजिए और इस तरह से अगर आपने लिख दिया तो आपका नंबर भी कोई नहीं काट पाएगा, इतना नंबर मिलेगा कि आप जो है और विद्यार्थियों से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नंबर पाएंगे। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ने और लिखने का तरीका होता है। और जब ये कॉन्सेप्चुअली चीजों को जान गए आपने कोई चीज रटा नहीं है तो आसानी से इजीली आप अच्छे से जो है आपके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि अभी तक हम लोग क्या है 15 सितंबर तक पढ़ चुके हैं। 15 सितंबर से लेकर के फिर हम लोग ने यह भी पढ़ा कि 15 दिसंबर तक भारत में क्या है, मुख्य भूमि पर सिर्फ कुछ नहीं हो रहा है, टेम्परेचर सिर्फ गिर रहा है, दिन छोटे होते जा रहे हैं, रात बड़ी होती जा रही है, मौसम शुष्क है। और दिसंबर माह तक 15 दिसंबर तक ये स्थिति विद्यमान रहती है और ये चलती रहती है। तो 15 दिसंबर तक हम लोग ने ये जो है आपके पढ़ लिया है। अब 15 दिसंबर से 15 मार्च तक जो ऋतु होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है शीत ऋतु। तो ये शीत ऋतु होती है जो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होती है। तो अब ये शीत ऋतु में क्या होता है या शीत ऋतु कैसे जो है आपके एक तरह से एक्सप्लेन होती है, ये इसके आगे हम लोग चौथे ऋतु में अब हम लोग यहां से पढ़ते हैं।